इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 9 बजे की 9 बड़ी खबर में आज आपको दिखाएंगे सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों की परसेंटेज कैसे होगी काउंट, और साथ ही पीएम मोदी के इस फैसले पर छात्रों का क्या है रिएक्शन। इसके अलावा आपको बताएंगे मेहुल चौकसी के लिए आज का दिन सबसे बुरा दिन कैसे साबित होने वाला है और कैसे भारतीय एजेंसियां उसे विदेश से घसीटकर भारत लाने वाली है। तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीएसई की तर्ज पर राज्यों की बोर्ड परीक्षा भी रद्द हो सकती है। यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बयान दिया है कि यूपी सरकार परीक्षा कराने पर अब पुनर्विचार कर रही है। आपको बता दें कि कल अहम डिसीजन लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, जिसके बाद आपको बताएं कि एक बार उत्तर प्रदेश भी शायद यह फैसला कर सकता है कि 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थिति का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम क्या निर्णय लें, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थितियों के सामान्य होने पर जुलाई माह में, यानी अभी समय है, कराने का प्रस्ताव रखा था। 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी इसका निर्णय लेना शेष था। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी बात करने के बाद हम लोग 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में किस प्रकार का क्या निर्णय ले सकें इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, जिस तरह से सीबीएसई की परीक्षाएं 12वीं की परीक्षा रद्द की गई हैं, उत्तर प्रदेश में यह फैसला कब तक हो जाएगा, क्योंकि कुछ साफ नहीं हो रही तस्वीर। अमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 12वीं का जो बोर्ड का एग्जाम होता है यूपी बोर्ड का, उसकी स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 65 से ज्यादा ऐसे जिले हो चुके हैं जो कि कोरोना कर्फ्यू पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। वहां पर पाबंदियों के साथ जो सामान्य गतिविधियां हैं उनको खुलने की इजाजत दे दी गई है। यही वजह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में 12वीं के एग्जाम को लेकर के स्थिति साफ नहीं हो सकी है। हमारी डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि सरकार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद उनके अंडर में ही आता है, उनका कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 10th के साथ साथ 12th के एग्जाम में किसी भी तरीके का मिड टर्म एग्जाम नहीं होता है, प्री बोर्ड जरूर होते हैं। तो प्री बोर्ड के आधार पर अगर परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो किस तरीके से छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उनको मार्क्स दिए जाएं और कैसे भविष्य में उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल छात्र कर सकें, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बैठक होगी। सरकार के तमाम लोगों को बैठाया जाएगा, केंद्र में से जो सरकार है उसके साथ सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला यूपी बोर्ड के 12th एग्जाम को लेकर के किया जा सकेगा। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि तस्वीर उत्तर प्रदेश के 12th के एग्जाम को लेकर के यूपी बोर्ड को फिलहाल साफ नजर नहीं आ रही है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीबीएसई के तहत 12वीं की क्लास में कुल 14 लाख बच्चे एनरोल हैं, लेकिन सीबीएसई के अलावा आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स को मिला दें तो कुल मिलाकर करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले थे। लेकिन सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल होने का असर दूसरे बोर्ड पर भी पड़ा है। सीबीएसई के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी कि CISC की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसके बाद हरियाणा सरकार ने कोरोना से पैदा हालातों के मद्देनजर राज्य में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ना कराने का फैसला किया है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी और अब 12वीं का एग्जाम भी कैंसिल हो चुका है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला भी सीबीएसई के फैसले के आधार पर हो सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्जाम जुलाई में कराने का फैसला लिया था, लेकिन अब केंद्र के फैसले के बाद यूपी सरकार भी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। इस बात के आसार हैं कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जल्द ही इस बारे में बैठक करेंगे और इंटरमीडिएट के 26 लाख छात्रों के एग्जाम पर फैसला लेंगे। 2 दिन पहले यूपी सरकार ने 12वीं के एग्जाम जुलाई के दूसरे हफ्ते में कराने का फैसला लिया था और इसके लिए पैटर्न बदला जाएगा। स्टूडेंट का सिलेबस 30% कम कर दिया था। बचे हुए 70% कोर्स की परीक्षा महज 1.5 घंटे में कराई जानी थी। एग्जाम में सिर्फ 3 ही सवाल के जवाब देने थे, लेकिन अब इस फैसले पर पुनर्विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंत्रियों और ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की और फिर सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने का ऐलान किया था। सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को अहमियत देते हुए परीक्षा को कैंसिल किया। अब सवाल यह है कि किस आधार पर 12वीं में मार्क्स मिलेंगे, तो उसके कई विकल्प सुझाए गए हैं। पहली बड़ी बात, 12वीं का रिजल्ट एक तय मूल्यांकन मानदंड यानी कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के आधार पर समयबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। दूसरी बात, छात्रों को मार्क्स देने का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, इसका फैसला कुछ दिन बाद होगा। तीसरी बड़ी बात है, अगर कुछ छात्र एग्जाम देना चाहते हैं तो सही समय आने पर उनको विकल्प दिया जाएगा। और चौथी बड़ी बात यह है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड की तरह 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तैयार कर सकती है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, यह कब तक फाइनल हो जाएगा कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा? ये अगले कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ दिनों के जब मैं बात कर रहा हूं तो मुश्किल से 5 से 7 दिनों के अंदर ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। इससे पहले आईसीएसई ने 7 जून तक अपने से संबद्ध सभी स्कूलों को ये कहा है कि छात्रों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 9वीं 10वीं 11वीं का, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भेजें। अलग अलग विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है कि 9वीं 10वीं और 11वीं इन तीनों के वेटेज मार्क्स के आधार पर 12वीं के का मार्क्स तय किया जाए। दूसरा चीज ये है कि 11वीं की परीक्षा उसके बाद जो इंटरनल एग्जाम स्कूल्स के हुए हैं उसका एक फीडबैक लिया जाए और उसके आधार पर असेसमेंट किया जाए। साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाएगा कि स्कूल का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का, परसेंटेज का, छात्रों का परसेंटेज का, वो किस प्रकार का है। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि कुछ स्कूल इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा दिखाने लगे ताकि इस चक्कर में कि उनके यहाँ के छात्रों के मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए उसमें ये विकल्प भी रखा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो उसमें स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये सारे विकल्प अभी इस पे अभी विचार चल रहा है। कौन सा विकल्प आखिरी होगा ये अगले 5 से 7 दिनों के अंदर तय हो पाएगा। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल दहलाने वाली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से आ रही है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे में 14 लोग मलबे में दबे थे। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिला और 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बचाव कार्य जारी है। मलबे में और भी लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है और ये आशंका है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बताया जा रहा है फिलहाल 14 लोग थे जो दब गए थे, जिनमें से 8 लोगों की मौत हुई है और बाकी लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन अभी भी यहां पर बचाव कार्य जारी है और लगातार यहां से मलबा हटाया जा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद ये 2 मंजिला इमारत ढह गई थी और अब पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिरकार इस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहाँ पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है। आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं। जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों, फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है, बाकी जाँच भी हमारी चलेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पहले जेसीबी मशीन लगाई गई थी ताकि वहां से मलबे को हटाया जा सके और अभी भी आप देख रहे हैं कि दिन के वक्त भी लगातार वहां से मलबा हटाया जा रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहां पर कुछ और लोग फंसे हों। लेकिन जिस दौरान ये हादसा हुआ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और बताया जा रहा है कि यहां पर अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 8 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में किया जा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत ढह गई है।
तो बात करते हैं संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या और लोग फंसे हो सकते हैं? कितने लोग यहां पर रहते थे? देखिए अमित, हमारी जो जिला प्रशासन में बातचीत हुई है गोंडा में, गोंडा का वजीरगंज थाना क्षेत्र है, वहां का टीकरी इलाका है और बताया जाता है कि रात में लगभग 12:30 बजे के करीब ये सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एलपीजी का ये सिलेंडर था। किस वजह से रिसाव हुआ, कैसे विस्फोट हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन चूंकि मौके पर जितने भी लोग मौके पर थे सभी को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। 14 लोगों की जो बॉडी थी वो अंदर फंसी हुई थी, जिसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया था। 8 लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, 2 महिला और 2 पुरुष। और यह भी बताया जा रहा है कि किस वजह से रिसाव हुआ, इसको लेकर के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक टीम है, वो भी गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टीकरी इलाके में पहुंच चुकी है। और इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है और डीएम को बोला है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो इनिशियल रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और जो मैक्सिमम हेल्प की जा सकती है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ लोगों की, पीड़ितों की, जिनकी जान गई है, उनके परिवार की, उनके इलाज के लिए, उसके लिए सभी संभव प्रयास करने के लिए बोले गए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है और लगभग 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको की गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस पूरे हादसे के बाद। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेहुल चौकसी एंटीगुआ भेजने या फिर भारत डिपोर्ट करने पर फैसला हो सकता है। फैसले के बाद ही भारतीय एजेंसियां मूवमेंट शुरू करेंगी। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक शाम को करीब 6:30 बजे शुरू होगी। मेहुल चौकसी की लीगल टीम कोर्ट में यह दलील देकर बार बार स्टे ले रही है। मेहुल के वकीलों का दावा है कि मेहुल एंटीगुआ का नागरिक है, ऐसे में उसे सीधे भारत डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एंटीगुआ के पीएम ने साफ कह दिया है कि मेहुल चौकसी के पास एंटीगुआ की स्थायी नागरिकता नहीं है, इसलिए एंटीगुआ के नागरिकों का कानून उस पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि पीएनबी में 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो हुआ था उसमें मेहुल चौकसी एक आरोपी है जो कैरिबियाई देश एंटीगुआ भाग गया था और 26 मई को वो अचानक एंटीगुआ से गायब हो गया। लेकिन एक दिन बाद वो पड़ोसी देश डोमिनिका में पकड़ा गया। कैरिबियाई मीडिया की माने तो मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने एंटीगा से डोमिनिका गया था, लेकिन अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। डोमिनिका की अदालत में आज भारतीय जांच एजेंसियां एक एप्लीकेशन दाखिल करेंगी जो मेहुल चौकसी की जांच में लगी है। सीबीआई के साथ ही दूसरी जांच एजेंसियां डोमिनिका की कोर्ट में चौकसी द्वारा किया गया फ्रॉड भी पूरे डिटेल्स के साथ रखने जा रही है। वो ग्राउंड रखेंगी जिससे चौकसी को भारत डिपोर्ट किया जा सके। इंडियन सिटीजनशिप रूल 23 के तहत बताया जाएगा कि मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा रद्द नहीं की गई है और चौकसी ने अपना भारतीय पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किया है। लिहाजा डोमिनिका ने उसे भारतीय डिपोर्ट करने की इजाजत देनी चाहिए। भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि उसे डोमिनिका से भारत लाया जाए। भारतीय ऑफिसर्स और डोमिनिकन ऑफिसर्स की मीटिंग इस केस को लेकर हो चुकी है। भारतीय जांच एजेंसियां भारत सरकार की मदद से चाहती है कि कोर्ट में यह मैटर लीगल टीम के सामने पेश किया जाए, साथ ही साथ भारत जल्द डिपोर्ट किया जाए मेहुल चौकसी को। 2018 दिसंबर में मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और चार्जशीट के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट और गैर जमानती वारंट चौकसी के खिलाफ मुंबई की कंसर्न कोर्ट ने जारी किया है। ये सभी दस्तावेज डोमिनिका कोर्ट और डोमिनिकन अधिकारियों के सामने सबमिट किए जाएंगे ताकि मेहुल चौकसी को भारत डिपोर्ट करने की दलील स्ट्रांग हो सके। बात करेंगे संवाददाता अभय पराशर से। अभय, जो टीम गई हुई है जिसमें सीबीआई है, ईडी है, बताया जा रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी लोग हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, क्या दलील दी जाने वाली है? देखिए बिल्कुल अमित, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आज की जो सुनवाई होनी है डोमिनिका की अदालत में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों की, न केवल भारतीय एजेंसी बल्कि भारत सरकार की कोशिश है कि 13,500 का जो पीएनबी का घोटाला था, 13,500 करोड़ का, मुंबई में उस भगोड़े को, मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। वो वजह इसकी ये है, जो जांच एजेंसियों का जो तर्क है कि डोमिनिका के अंदर पकड़ा गया है अवैध तरीके से मेहुल चौकसी, उसके पास वहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सबसे अहम ग्राउंड यह है कि उसे सीधा भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर जो उनके वकीलों की दलील है, मेहुल चौकसी की जो वकील लीगल टीम की दलील है कि मेहुल चौकसी को पहले एंटीगुआ भेजा जाए, क्योंकि एंटीगुआ का वो सिटीजन है, उस 2017 में वहां की उसने नागरिकता हासिल कर ली थी,
ऐसे में जो प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी हो सकती है। इसीलिए जो घोटाला किया है वो तमाम अहम डॉक्यूमेंट आज न केवल सीबीआई बल्कि लेकिन लगता है शायद अभय, जिस तरह से एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि मेहुल चौकसी की जो नागरिकता है उनके देश की वो कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे में हो सकता है कि भारत को एक अपर हैंड मिल जाए जब कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगोड़ा मेहुल चौकसी भारत आएगा तो अच्छी खबर होगी। ऐसी अच्छी खबर कोरोना वॉर के फ्रंट से भी आ रही है। कोरोना का कहर अब कम होने लगा है, नए केस अब कंट्रोल में है और रिकवरी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,32,439 नए केस आए हैं और इसके मुकाबले ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 2,29,796 लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा तेजी से नीचे नहीं आ रहा और मंगलवार शाम तक 3,195 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हुई है। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। उत्तर भारत के राज्यों में जहां कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, वहीं दक्षिण भारत में वायरस का कहर बरकरार है। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात तमिलनाडु की हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और 400 लोगों की मौत हुई है। दूसरा नंबर केरल का है, जहां 19,000 से ज्यादा नए केस हैं और 194 लोगों की जान गई है। तीसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां 14,000 से ज्यादा नए केस हैं और 464 लोगों की जान गई है। इन राज्यों के मुकाबले जब हम नॉर्थ पर नजर डालते हैं तो यहां हालात बहुत हद तक काबू में नजर आते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महज 623 केस सामने आए हैं और 62 लोगों की जान गई है। यूपी में 1121 नए केस आए हैं, 175 लोगों की मौत हुई है और राजस्थान में 1002 नए केस आए हैं और 65 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कम होते एक्टिव केस के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने दावा किया है कि जुलाई के मध्य या फिर अगस्त के शुरुआती दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी, यानी 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन हो सकेगा। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है और यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ICMR के DG ने भरोसा जताया कि इस साल के अंत तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और इसके साथ ही ICMR देश की बड़ी आबादी की तरफ इशारा करते हुए धैर्य रखने की अपील भी करता है। We have also a large population. Our population is 4 times. हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारी जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है। हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। इस साल के बीच तक मध्य जुलाई या अगस्त की शुरुआत से हम 1 करोड़ लोगों को रोजाना टीकाकरण कर सकेंगे। More than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. We have to remember हमें याद रखना चाहिए कि देश में वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। भारत दुनिया के 5 देशों में शामिल है जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं करते तो हमारी पोजीशन कमजोर होती। देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन हम 1 महीने में पूरे देश को वैक्सीन नहीं लगा सकते। देश में कोरोना केस कम हो रहे हैं, स्थिति संभल रही है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन की कड़ाई कुछ कम क्या हुई? मुंबई में दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई, लेकिन तमाम तरह की अपील के बाद भी बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। लोग लापरवाह हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में मुंबई में सड़कों पर लोग बेतहाशा और भारी संख्या में आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। हम इस समय मुंबई के कांदीवली फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस का आपको इस समय हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखें, ये वाला जो आप लेन देख रहे हैं, ये इस समय अंधेरी से बोरीवली की तरफ जा रहा है, जिस पर आप ट्रैफिक का नज़ारा देखिए। और दूसरी तरफ जो लेन है वो बोरीवली से अंधेरी की तरफ जाती है और यही ट्रैफिक का नज़ारा पिछले 5-6 दिनों से मुंबई में देखने को मिल रहा है। अगर नज़ारा आगे कुछ दिनों तक जारी रहा और लापरवाही लोग बरतते रहे तो वापस से मुंबई में
कड़े लॉकडाउन लगाने के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। और ताजा हालात जानने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं दिनेश मौर्य का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, फिलहाल क्या तस्वीर आ रही है सामने और जो भीड़ है उसको कैसे काबू में किया जाएगा? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के दादर बाजार में हूँ। सुबह से ही यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उस वजह से यहाँ पर जो सुबह के वक्त स्थिति होती है बाजार खुलने के बाद उतने लोग नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ लोग आ रहे हैं बरसात में जो ज़रूरी सामान लगता है उसे खरीदने के लिए। और जिस तरह से बीएमसी ने आज जो है बाईं तरफ की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, तो दुकानें खुल गई है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बरसात की वजह से अगर बरसात थमती है तो यहाँ पर भीड़ जो है वो लोगों की और बढ़ सकती है, क्योंकि सेंट्रल मुंबई होने की वजह से यहाँ पे बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर बीएमसी की टीम भी लगा दी गई है। अगर भीड़ बढ़ती है तो तुरंत बीएमसी की टीम जो है वो एक्शन में आएगी और लोगों को अलग करने की कोशिश करेगी। साथ ही में भीड़ जो है उसे कम करने की कोशिश बीएमसी द्वारा की जाएगी। एहतियात के तौर पर पुलिस को भी लगाया गया, लेकिन चूंकि बरसात हो रही है लगातार, इसलिए उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन अगर बरसात रुकती है तो भीड़ और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। जी, आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से अनलॉक शुरू होने के बाद डराने वाली तस्वीरें आई हैं। वो तस्वीरें क्या हैं आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।